गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड मैग्नीफाइड। बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को हमको देखना होता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली और मैग्नीफाइड हम देख सकेंगे। अब इसमें देखिए, थोड़ा इसको हम समझा रहे हैं। आप देखिए, ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आप हेडिंग डाल लीजिए और उसको लिख लीजिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड मैग्नीफाइड। ओके। अब इसमें देखो, इसमें दो लेंस होते हैं, दो कन्वेक्स लेंस होते हैं जो कि दो ट्यूब पर फिट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, अब लिखिए इसमें कंस्ट्रक्शन में लिखिए, कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस, वन ऑफ लार्जर फोकल लेंथ called eyepiece, one of larger focal length called objective, and another one of smaller focal length called eyepiece. These two lenses are fitted on two tubes, and the distance between the two lenses, objective and eyepiece, can be adjusted, and this arrangement is known as rack and pinion arrangement. Rack and पिनियन अरेंजमेंट। ओके, तो इस बात को आप पूरा लिख लीजिए। अब इसको हम थोड़ा समझाते हैं। आप लिखिए, एक बार और मैं बोल दे रहा हूं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेस, वन ऑफ लार्जर फोकल लेंथ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड अनदर वन इज ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ कॉल्ड आईपीस। These two convex lenses are fitted on two tubes, and the distance between these two convex lenses can be adjusted, and this arrangement is known as rack and pinion arrangement. अब देखिए, एक कन्वेक्स लेंस है जो कि एक ट्यूब पर फिटेड है, और इसका फोकल लेंथ बहुत बड़ा होता है। इसका फोकल लेंथ बहुत बड़ा है। हेडिंग आप लिख लिए होंगे। अब देखिए, अब हम टेलीस्कोप से, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से करते क्या है, हम मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब चीज़ को देख सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उसको देख सकते हैं। तो इट मीन्स ये रे कहाँ से आ रही है भाई? मान लीजिए मून से रे आ रही है, तो मून से जो रे आ रही है उसको हम मान लेंगे कि वो कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। और जो भी रे आती है इन्फिनिटी से, उसका इमेज कहाँ बनता है? उसका इमेज फोकस पर बनता है। इमेज कहाँ बनता है बच्चों? फोकस पर बनता है। ये हो गया फोकस, ए बी। इट मीन्स ये ए बी जो इमेज बना वो कहाँ पर बना? ये फोकस पर बना। ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकस। फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव हम बोलेंगे। ओके, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब देखो, एक और ट्यूब होता है, एक और ट्यूब दिया हुआ है। दिस इज अनदर ट्यूब, दिस इज अनदर ट्यूब, और इस ट्यूब पर एक लेंस फिट होता है जिसको हम बोलते हैं आई पीस। इस लेंस को हम बोलते हैं आई पीस। ओके, इसका नाम है बच्चों आई पीस। इसको हम बोलते हैं आई पीस, इसको हम बोलते हैं आई पीस। ये ऑब्जेक्टिव और आई पीस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस कन्वेक्स लेंस को ट्यूब के माध्यम से हम आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। देखो, मान लीजिए एक ट्यूब है और उसका ये बी वाला जो आई पीस है वो जिस ट्यूब पर फिट है, उस ट्यूब का डायमीटर यदि थोड़ा सा कम है, तो इस ट्यूब को ऑब्जेक्टिव वाले ट्यूब के अंदर आगे पीछे हम कर सकते हैं। इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू कन्वेक्स लेंसेज कैन बी एडजस्टेड। तो ये आई पीस है, तो आई पीस का अपना एक फोकस होगा कहीं पर। तो इसको हम इस ढंग से, मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, इसको इस ढंग से हम चेंज कर रहे हैं इसके डिस्टेंस को, कि इसका फोकस ए बी के बाहर चला जाए। यानी ये जो इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्टिव के वजह से इमेज बन रहा है, ये आई पीस के फोकस के अंदर आ जाए। ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू ई। दिस डिस्टेंस इज नोन एज यू ई। इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं यू ई। ओके, अब देखिए,
जो इमेज बना है ऑब्जेक्टिव के वजह से वो इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउ द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू ए फोकस, और दूसरा रे लेंगे कहाँ से पास करेगा, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। अब ये दोनों रे तो देख रहे हैं आप डाइवर्ज हो रहे हैं, दोनों रे डाइवर्ज हो रहे हैं, कहीं मिलने का चांस नहीं है, ये नहीं मिलेंगे। इसलिए यदि इनको हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, यदि दोनों रे पीछे की ओर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो एक खास पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होगी। इस पॉइंट पर मिल रही है, ये इस पॉइंट पर मिल रही है। तो नाउ दिस ए डैश बी डैश, दिस ए डैश बी डैश इज द फाइनल इमेज। आप लिखिए, द ऑब्जेक्टिव लेंस forms a real and reduced image of the object. This image, ब्रैकेट में लिखिए, known as intermediate image, acts as an object for the eyepiece, full stop. The eyepiece produces a virtual image, फिर full stop करिए. This image is called final image. This could be anywhere between the near and far points of the eye. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। देखो बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ये कोई भी फाइनल इमेज आई पर कितना एंगल बना रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के वजह से फाइनल इमेज कितना एंगल बना रहा है आई पर, और ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आपके आई पर कितना एंगल बना रहा है। दिस रेशियो इज नोन एज मैग्नीफाइंग पावर। अब हम जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाए थे तो उस समय हम लिखे हुए थे, तो मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। व्हाट इज बीटा? बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई, एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एट आई। तो दिस रेशियो इज नोन एज मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन इसको हम बोलते हैं। और सुनिए, देखिए, ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर की जो हम बात करते हैं, तो यहां मैग्निफिकेशन दो ढंग से हम डिफाइन करेंगे। एक, जब फाइनल इमेज, ये जो ए डैश बी डैश है फाइनल इमेज, इस फाइनल इमेज को आप कहां बनाएंगे, इसको चाहे तो आप एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाइए, और दूसरा इन्फिनिटी पर बनाइए। इस फाइनल इमेज को हम कहीं भी बना सकते हैं, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हम बना सकते हैं। तो ये जो जब डिफिनीशन भी हम लिखेंगे, जब डिफिनीशन की हम बात कर रहे हैं, व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस, उस समय डिफिनीशन थोड़ा हम डिस्प्ले करते रहे हैं, आप नोट लिख लीजिए। तो इसका व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उस समय आप लिखिए, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप is defined as the ratio of the angle subtended at the eye by the final image at the least distance of distinct vision to the angle subtended at the eye by the object at infinity when seen directly. Okay? फाइनल इमेज आपके आई पर कितना एंगल बनाया, और ये ऑब्जेक्ट को जब डायरेक्टली आप देख रहे हैं उस समय कितना एंगल बताया। देखो बच्चों, ये आपको पता है ऑब्जेक्टिव है, ये आई लेंस है, रे इन्फिनिटी से आ रही है, रे इन्फिनिटी से आ रही है, तो कन्वेक्स लेंस जो भी रे यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज कहां बनता है, फोकस पर बनता है। इसलिए हमने इमेज को कहां बनाया, फोकस पर बनाया। और ये जो इमेज बना वो आईपीस के लिए क्या कहा, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया था, जैसा हमने प्रिंसिपल में लिखवाया था। अब ये देखिए, चूंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो आई पर कितना एंगल बनाएगा, अल्फा। भाई ये जो आई आप देख रहे हैं ना, इसको आप यहां रखिए या यहां रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो आप ये समझिए कि जब कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट नहीं ले रहे हैं, उस समय ऑब्जेक्ट हमारे आई पर कितना एंगल बनाया, दैट इज अल्फा। और फाइनल इमेज, ये पता है, देखिए ये जो इमेज बना हुआ है ऑब्जेक्टिव से, इमेज जो ए बी बना, चूंकि ये आईपीस है, आईपी को हम एडजस्ट कर सकते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट में, इसको इस ढंग से अरेंज किया गया है। इसको हम आगे बढ़ाते बढ़ाते, मान लीजिए जो टिप है ना, यही फोकस है इस आईपीस का, तो इसको हम आगे बढ़ाते बढ़ाते फोकस को आगे करते करते हम यहां पर इस ढंग से रख दिए हैं। ये कन्वेक्स लेंस हो गया, फोकस लेंस। तो अब ये जो अब इमेज बन गया ए बी, इस आईपीस के फोकस के अंदर बन रहा है। तो जब फोकस के अंदर बन गया तो ये वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश बना हुआ है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन की जब बात हम कर रहे हैं, डिफिनीशन आप लिख लिए। नाउ एम इज इक्वल टू, यू कैन राइट बीटा बाई अल्फा,
बीटा को क्या आप लिख सकते हैं बच्चों, tan ऑफ बीटा अपॉन tan ऑफ अल्फा। ओके, और ये जो फिगर बनाए हैं कब के लिए है, व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, व्हेन द फाइनल इमेज इज at least distance of distinct vision, उस केस के लिए हम मैग्नीफाइंग पावर डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउ दिस m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा। नाउ दिस हियर m इज इक्वल टू tan बीटा की जगह पर आप क्या लिखेंगे बच्चे, tan बीटा के लिए की जगह पर लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, आईपीस से डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए यूई है आईपीस से डिस्टेंस, तो tan बीटा की जगह पर आप लिखेंगे परपेंडिकुलर ए बी अपॉन यूई, और tan अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे, यदि ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ये फोकस है, ये इमेज कहां बन रहा है, ऑब्जेक्टिव के फोकस पर बन रहा है। एफ नॉट कहने का मतलब फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया एफ नॉट अपॉन यूई। अब देखो ए बी तो कैंसिल आउट हो गया, ये आईपीस कन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और यूई क्या है, यूई ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को चूंकि रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस है इसलिए इसको हम निगेटिव से लिखे हुए हैं, ये निगेटिव हो गया, ये मैग्नीफाइंग पावर के लिए हो गया। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। और एंड व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उस केस में बट आप लिख लीजिए, बट वी हैव 1 upon v, we have 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f e। आईपीस का फोकस लेंस है, v क्या होगा बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है -1 upon d प्लस 1 upon u e is equal to 1 upon f e, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए हमको क्या चाहिए, हमको 1 by u e चाहिए, तो 1 by u e के लिए क्या लिखेंगे, देखिए 1 upon u e is equal to 1 upon f e प्लस 1 upon d, तो 1 upon u e is equal to 1 upon f e को कॉमन ले लीजिए आप, तो 1 upon f e को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस f e by d, ये चीज हो गया। यही 1 upon u e की वैल्यू पुटअप कर दीजिए इन इक्वेशन 1। आप लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 by u e इन इक्वेशन 1, हम यहां पर मिटा दे रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आया है, इसको हम यहां पर नोट कर दे रहे हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। एफ नॉट अपॉन यू ई, यही इक्वेशन 1 था। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन यू ई इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन यू ई फ्रॉम 2, इसको 2 कर दीजिए, फ्रॉम 2 इन 1, ये 1 में वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट 1 अपॉन यू ई की जगह पर क्या लिखेंगे, एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। तो दिस विल बी द रिलेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। ओके, इतना बच्चों आप नोट कर लीजिए, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब फिर हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव है ही। अब देखो बच्चों, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, सेकेंड केस इसका डिस्कस करिए, फर्स्ट केस आप डिस्कस कर लिए, नाउ सेकेंड केस, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पर बन रहा है। अब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर आप कैसे बनाएंगे बच्चों, यदि फाइनल इमेज को हमको इंफिनिटी पर बनाना है तो ये दूसरा डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, हम इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे रहे हैं। दूसरा डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, अब देखिए ये जो कन्वेक्स लेंस है ना, ये आईपीस जिसको बोल रहे हैं, वो एक ट्यूब पर फिटेड है। इस ट्यूब को, और ये ट्यूब, ये 2 ट्यूब है, एक पर आईपीस लगा हुआ है और दूसरे पर, एक पर ऑब्जेक्टिव लगा हुआ है और दूसरे पर आईपीस, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यदि हम
इसको दूर हम करना शुरू करें, इसको हम दूर करना शुरू करेंगे। पहले तो यहां पर ऐसे था, ये फोकस था, हमने जैसा बताया ये टिप है फोकस अप आई पीस। अब इसको हम दूर लेके जाना शुरू किए, तो दूर ले जाके हम इस ढंग से एडजस्ट करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव के वजह से जो इमेज बना हुआ है वो इस आईपीस के ठीक फोकस पर आ जाए। ये चीज बढ़ते बढ़ते यहां पर आ गया, इसका मतलब ये क्या हुआ, फोकस हमारा कहां हो गया, इस पॉइंट पर फोकस आ गया, आईपीस का फोकस यहां आ गया। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, आपको पता है उस केस में क्या हो रहा है, जब फोकस पर हो गया तो ये आपको मालूम है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस ऑफ द लेंस देन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज कहां बनता है, इंफिनिटी पर बनता है। फाइनल इमेज कहां बना बच्चों, ये इंफिनिटी पर हो गया। अब देखिए दोनों रे पैरेलल हैं, जब दोनों रे पैरेलल हैं तो ये कभी भी कहीं भी मिलने का इनका चांस नहीं है, इसलिए इनको हम पीछे यदि हम प्रोड्यूस करते हैं, पीछे हम बढ़ाते हैं तो ये दोनों रे पैरेलल हैं। और फाइनल इमेज कहां बनता है बच्चों, फाइनल इमेज हमारा हो गया एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज हमारा इंफिनिटी पर बना। तो इंफिनिटी पर कब बना, हमारे पास तो मैग्नीफाइंग पावर, इस केस में मैग्नीफाइंग पावर कहां क्या होगा बच्चों, आप थोड़ा डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए। मैग्नीफाइंग पावर तो वही है, द रेशियो ऑफ बीटा एंड अल्फा, बट व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, इस केस में ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पर है और फाइनल इमेज भी इंफिनिटी पर है। पहले जो डिफिनेशन बताए थे उसमें ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पर था, और फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर बन रहा था। तो इस केस में, सेकेंड वाले केस में, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, मैग्नीफाइंग पावर तो वही होगा, एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा ही हो रहा है, लेकिन इसका डिफिनेशन थोड़ा आप लिखिए तो एग्जाम में पूछता है। मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट है व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो यही बात हम बोल रहे थे, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली when the final image and the object both are at infinite distance from the eye, दोनों infinite distance पर है। okay, now then we will start here। m is equal to, आपको मालूम है m is equal to बीटा बाई अल्फा, तो बीटा को आप लिख सकते हैं tan ऑफ बीटा, अल्फा को आप लिख सकते हैं tan ऑफ अल्फा। तो m is equal to tan बीटा को आप क्या लिखेंगे, tan बीटा को आप लिखिए ab अपान यहां से यहां तक का डिस्टेंस ue, और tan अल्फा को क्या लिखिएगा, ए बी अपान यहां से यहां तक का डिस्टेंस एफ नॉट, तो ये हो गया माइनस एफ नॉट अपान यूई, क्योंकि यूई इधर के डिस्टेंस को हम माइनस लिखेंगे तो ये चीज आ गया माइनस एफ नॉट अपान यूई। बट वी हैव 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ ही। तो हमारे पास 1 अपान भी कहां है, देखो भी कहां पर है भाई, इंफिनिटी पर है, तो 1 अपान इंफिनिटी, यू कहां है, ये यूई पर 1 अपान माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू 1 अपान एफ ही। तो दिस 1 अपान यूई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ही। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 बाई यूई इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपान यूई इन 1 में पुटअप कर दीजिए तो हमको m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देन m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपान यूई, ये हो गया। यूई के जगह पर क्या आ गया बच्चों, 1 अपान एफ ही हो गया, तो 1 अपान एफ ही ये हो गया। तो ये मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन कब है, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। यहां पर देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस एफ ही हो गया। और इस केस में यदि हम कहें, आप नोट कर लेंगे इस पूरे चीज को, इस केस में यदि हम कहें कि व्हाट इज लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। नाउ द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज इक्वल टू, ये फोकल लेंथ एफ नॉट प्लस एफ ही, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। ओके, इस ढंग से बच्चों हम इसको बनाते हैं। अब देखिए ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आप पढ़े हैं,
इसमें कुछ डिफेक्ट भी है। क्या क्या डिफेक्ट है? चूँकि ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेंस से बना हुआ है, तो लेंस में जो डिफेक्ट होगा वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी डिफेक्ट आ जाएगा। तो लेंस में डिफेक्ट, दो तरह के इंपॉर्टेंट डिफेक्ट होते हैं लेंस में। एक को बोलते हैं रोमेटिक अब्रेशन और दूसरे को बोलते हैं स्फेरिकल अब्रेशन। रोमेटिक अब्रेशन, रोमेटिक अब्रेशन, अब्रेशन का मतलब डिफेक्ट। डिसएडवांटेज यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेज ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये जो टेलीस्कोप है ये रिफ्रैक्शन है रहा है इसमें, तो इसको हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलेंगे। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप को क्या हम बोलेंगे बच्चों? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें क्या क्या इसमें क्या डिसएडवांटेज है बच्चों? रोमेटिक अब्रेशन। रोमेटिक अब्रेशन क्या होता है? देखो, चूँकि जो लेंस है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, लेंस से बना हुआ है, तो लेंस में जो डिफेक्ट आएगा वो इसमें इस टेलीस्कोप में भी डिफेक्ट आएगा। अब देखिए लेंस में क्या क्या डिफेक्ट है। पहला है, इसको हम बोलते हैं रोमेटिक अब्रेशन। रोमेटिक अब्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ? यदि कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रे चल रही है तो इसमें 7 कलर्स होंगे, तो जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है उसमें डेविएशन कम होगा, उसका इमेज वो अब उसका फोकस वो दूर पर चला जाएगा, उसका इमेज इस पॉइंट पर बनेगा। और जो वायलेट कलर का इमेज यहाँ पर बना, रे जो ट्रेवल कर रही है, मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट का इमेज हमको पॉइंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉइंट का इमेज पॉइंट नहीं बन करके क्या हो रहा है, ये कलर के रूप में आ रहा है। ये कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट नहीं आया, बल्कि वो पूरा का पूरा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और डिफरेंट कलर हैं इसके। तो ये जो डिफेक्ट है इसी को हम बोलेंगे रोमेटिक अब्रेशन। तो ये डिसएडवांटेज रहा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। दूसरा है डिसएडवांटेज, इस एक हम बोलते हैं, दूसरा को हम बोलते हैं स्फेरिकल अब्रेशन। स्फेरिकल अब्रेशन, स्फेरिकल अब्रेशन क्या है बच्चों? स्फेरिकल अब्रेशन, ये अब फिगर बना लिए होंगे, बना लीजिएगा वीडियो पीछे करके। दूसरा क्या डिफेक्ट है? स्फेरिकल अब्रेशन। स्फेरिकल अब्रेशन, स्फेरिकल अब्रेशन क्या है? मान लीजिए आपका लेंस है, ये लेंस में देखो बच्चे, ये जो रे एक्सिस के बहुत दूर होती है इसको मार्जिनल रेज बोलते हैं। ये मार्जिनल रेज है। ये मार्जिनल रेज क्या करती हैं? ये फोकस बहुत जल्दी हो जाती हैं। मार्जिनल रेज बहुत जल्दी फोकस करती है, नियर पॉइंट पर फोकस करता है। लेकिन जो रेज एक्सिस के करीब है, जो रे एक्सिस के करीब है, ये रेज, इसको हम पैराक्सियल रेज बोलते हैं। इनका फोकस कहाँ होता है? ये दूर पॉइंट पर फोकस करते हैं, ये किसी फर्दर पॉइंट पर फोकस करते हैं। तो ये एक बार फिर जो यहाँ पर जो इन्फिनिटी से जो रे आ रही है उनका पॉइंट इमेज बनना चाहिए। पॉइंट इमेज न बन करके वो इमेज यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है, ब्लर्ड इमेज बनता है ये। तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट है, इसको बोलते हैं हम स्फेरिकल अब्रेशन। तो ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का ये 2 मेजर डिसएडवांटेज है। और तीसरा डिसएडवांटेज है, चूँकि ये लेंस है तो लेंस कॉस्टली भी होता है, तो ये भी एक कॉस्ट भी ज़्यादा है, कॉस्ट फैक्टर भी है। और थर्ड लिख सकते हैं कॉस्टली है। फोर्थ आप लिख सकते हैं, देखो ये चूँकि जब रिफ्रैक्शन है यानी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसमें जब लेंस के थ्रू पास कर रही है रे, तो वहाँ एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, वहाँ रेज का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। इसलिए जो फाइनल इमेज है वो फाइनल इमेज इंटेंस नहीं होता, इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये सब डिफेक्ट को दूर करने के लिए एक हम दूसरे टाइप का टेलीस्कोप हम यूज करते हैं, जिसको कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। तो आप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लिख लीजिए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ओके। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या हुआ बच्चों? देखो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ये लेंस से न बन करके किस चीज़ से बना रहता है?
ये मिरर से बना होता है, कनकेव मिरर। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक कनकेव मिरर दिया हुआ है, दिस इज कनकेव मिरर, ओके, दिस इज कनकेव मिरर। और एक मिरर और दिया हुआ है, दिस इज कनकेव मिरर। और दूसरा एक और मिरर दिया हुआ है, दैट इज कन्वेक्स मिरर। सपोज यू हैव गिवन दिस कन्वेक्स मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर। एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है। अब देखो जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल, एक रे है यहाँ पर, इन्फिनिटी से जो रे आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पर मिल रही है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन के बाद ये भी रे यहाँ से आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद मिरर पर, कन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। अब कन्वेक्स मिरर से इंसिडेंट होने के बाद रे किधर निकल रही है, रे इधर जाएगी कन्वेक्स मिरर से इंसिडेंट होने के बाद, और ये फाइनल इमेज यहाँ पर बनता है। यहाँ पर हम होल ड्रॉ कर देते हैं ताकि रेज बाहर निकल सके। ये हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम होल ड्रॉ किए हुए हैं ताकि रेज यहाँ पर, बहुत बड़ा होल हम नहीं ड्रॉ करेंगे ताकि रेज यहाँ पर बाहर निकल पाए। और यहाँ हम आई पीस लगा देते हैं, यहाँ पर हम एक आई पीस लगा दिए हैं, ओके। तो ये रहा, इस टेलीस्कोप का नाम है, इसको हम बोलते हैं कैसेग्रियन, कैसेग्रेनिन टेलीस्कोप। GRAIN कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप इसको बोलते हैं, ओके, इसको बोलते हैं कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है भाई, देखो ये जो पूरा है ना, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ f0 हो गया यहाँ पर। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव and the focal length of this eyepiece. This ratio is magnifying power of the reflecting telescope या कैसेग्रियन टेलीस्कोप, ओके, ये आप लिख सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या लिखेंगे, ये फिगर को आप बना लीजिएगा अच्छे ढंग से, इस फिगर को आप अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। इसका एडवांटेज क्या हो गया, दिस इज फ्री फ्रॉम द रोमेटिक एंड स्फेरिकल एब्रेशंस। इसका एडवांटेज यदि आपको लिखना होगा तो लिखेंगे ना, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का क्या एडवांटेज है, तो इट इज फ्री फ्रॉम एडवांटेजेज। पहला, इट इज फ्री फ्रॉम रोमेटिक एंड स्फेरिकल अब्रेशन। रोमेटिक और स्फेरिकल अब्रेशन नहीं होता है, ये इसका कॉस्ट कम होता है क्योंकि मिरर लेंस के तुलना में सस्ता पड़ता है, तो ये इकोनॉमिकल भी है, ये इकोनॉमिकल भी है। तीसरा, ये हल्का होता है, इसको एक जगह से दूसरे जगह पर आप आसानी से ले जा सकते हैं, लाइट होता है ये। तो ये रहा बच्चों अबाउट द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब दूसरा चीज़ आप लिखिए, देखिए जो टेलीस्कोप आप पढ़ रहे हैं, दो तरह के टेलीस्कोप हमने बता दिया आपको। एक टेलीस्कोप हमने बताया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा टेलीस्कोप हमने बताया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ओके। नाउ नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप लिखिए, दैट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका रिजॉल्विंग पावर क्या है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है भाई, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बच्चों, द पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस्ड सेपरेट इमेजेज ऑफ द टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। दो बिल्कुल क्लोज ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो इमेज बन रहा है वो क्लियर बनना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए, अलग अलग इमेज बनना चाहिए जिसको कि देख सके हम।
तो ये इसके जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग इमेज बनाने का, डिस्टिंक्ट इमेज बनाने की जो पावर होती है, दैट इज नोन एज व्हाट, उसी का नाम है क्या, उसी को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए दूसरा देखिए, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो गया बच्चों, मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और इनके बीच का इतना डिस्टेंस है, पहले ये दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये इसको आसानी से हम देख सकते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। यदि इनके बीच का डिस्टेंस और हम कम कर दें तो इसको भी हम आसानी से इंस्ट्रूमेंट से अब देख सकते हैं, लेकिन यदि इससे डिस्टेंस और छोटा हम कर दें तो इस ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख नहीं सकते हैं। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस हो गया, दैट इज नोन एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो आप लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आप लिख लीजिए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे कैन बी सीन एज सेपरेट बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ओके, आप लिख लिए होंगे। नाउ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आप देख लीजिए क्या होता है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप कैन बी रिटेन एज, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप कैन बी रिटेन एज दिस लैम्डा अपॉन 1.22 इंटू डी। डी क्या है, डी इज द वेयर डी इज डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप। जब टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हम ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की ही हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, जिसका यदि डी बड़ा होगा तो डी बड़ा होने का मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हो गया, यदि डी अधिक है तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होने का मतलब पावर अधिक है उसका। डी अधिक होने का मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होने का मतलब ये बहुत पास ऑब्जेक्ट है उनको भी देख सकता है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होने का मतलब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल नज़दीक है उनको भी ये देख सकता है। इसका मतलब पावर क्या है, पावर ऑफ द रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। बट रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, 1 अपॉन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसलिए लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर को हम क्या लिख सकेंगे, 1 अपॉन लिखना है तो 1/2 डी बाई लैम्डा लिखेंगे। ओके, यानी रिजॉल्विंग पावर यदि बढ़ाना है, लैम्डा पर देखो यहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि मून को हम देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं। तो जो रेज मून से आ रही है, स्टार से आ रही है, तो वहाँ पर हम तो लैम्डा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल क्या है भाई, डी पर है। यानी ऑब्जेक्टिव का डायमीटर आप बढ़ा सकते हैं, उसका फोकल लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो फोकल लेंथ जितना ही ज़्यादा होगा उसका रिजॉल्विंग पावर उतना ही अधिक होगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज़्यादा क्यों होता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ अधिक होने से रिजॉल्विंग पावर उसका बढ़ जाता है। आप इसका आंसर लिखेंगे कि व्हेन डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज लार्जर इट्स रिजॉल्विंग पावर इज इंक्रीज्ड, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज इंक्रीज्ड। तो ये बेनिफिट है। ओके, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है डायमीटर यदि ज़्यादा रहा तो क्वेश्चन में ये आप लिखिए कि ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव हम लार्जर फोकल लेंथ का क्यों लेते हैं, क्योंकि लार्जर फोकल लेंथ लेंगे तो रिजॉल्विंग पावर उसका बढ़ जाएगा। और दूसरा बेनिफिट क्या है, यदि हम टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव को बड़ा हम लेते हैं, उसका अपर्चर को हम बड़ा बना के रखते हैं, डायमीटर को बड़ा बना के रखते हैं, देन व्हाट विल हैपन, मोर एंड मोर लाइट कैन पास थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव एंड देयरफॉर द फाइनल इमेज विल बी मोर इंटेंस। तो ऑब्जेक्टिव बड़ा होने का दो बेनिफिट है। ऑब्जेक्टिव बड़ा होने का क्या बच्चों, दो बेनिफिट है। आप लिखिए, बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्जर फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, जो हम बोल रहे हैं लिख लीजिए, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस
advantage of objective of larger focal length, of larger focal length, एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्जर फोकल लेंथ। हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप मत मिला लीजिएगा इसमें। तो उसमें पहला बेनिफिट क्या है, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेज। रिजॉल्विंग पावर क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्यों? क्योंकि आर पी इज इक्वल टू, आपको अभी पढ़े हैं, 1.D/1.22 लैम्डा। यदि डी अधिक होगा तो रिजॉल्विंग पावर अधिक होगा। नेक्स्ट दूसरा, मोर एंड मोर लाइट कैन enter through the objective, and hence the final image is intense and hence the final image is intense। इंटेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटर करती है, इसलिए। अब देखिए, अब हम रिजॉल्विंग पावर आपको बता रहे हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये आप ज़रा देख लीजिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। आप लिखिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो उसमें भी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन सबसे बड़ी बात आएगी। पहले क्या बात आएगी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। यहाँ पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए ये जो फार्मूला आता है, इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं पढ़ना है आपको 12 का, हम डायरेक्ट फार्मूला आप लोग लिख दे रहे हैं। यहाँ पर जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। लैम्डा क्या है बच्चों, जो लाइट आप डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो लाइट डाल रहे हैं उसका वेवलेंथ है। म्यू क्या है, देखिए जैसे ये आपका आईपीस है, ये आपका माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप का, ये आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसके थ्रू आप देख रहे हैं। तो ये जो एंगल बना, रे यहीं से जाएगी, ये जो एंगल बना दैट एंगल इज अल्फा, और ये ऑब्जेक्ट और ये इसका ऑब्जेक्टिव, माइक्रोस्कोप का ये ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्ट की ओर होगा वो ऑब्जेक्टिव है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू। तो चूंकि आपका कंट्रोल ना अल्फा पर है ना म्यू पर है, क्योंकि आप ये माइक्रोस्कोप तो बिल्कुल नज़दीक रखेंगे ही ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो यहाँ पर ना आप अल्फा चेंज कर सकते हैं ना म्यू चेंज कर सकते हैं। आप क्या चेंज कर सकते हैं बच्चों, लैम्डा को चेंज कर सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू जितना ही कम होगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा। अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अधिक होने का मतलब उसका पावर, लैम्डा की वैल्यू जितना ही कम होगी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उतना ही कम होगा, इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर उसका उतना ही अधिक होगा। तो बट आप लिखेंगे, बट रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इस पूरी बात को आप लिख लीजिए। हेंस रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, हेंस रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये 2 म्यू साइन अल्फा ऊपर चला गया अपॉन लैम्डा। तो देखो बच्चों, लैम्डा की वैल्यू जितना ही कम होगी, वेवलेंथ जितना ही कम होगा, इसका रिजॉल्विंग पावर उतना ही अधिक होगा। तो एक चीज़ केवल हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, लैम्डा की वैल्यू यदि कम हुई तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा, इसलिए रिजॉल्विंग पावर इसका बढ़ जाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये फार्मूला मेनली, ये फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। पूरा नोट जितना ब्लैक बोर्ड पर हम जितना हम लिखते हैं वो तो आपको नोट कॉपी में नोट करने के लिए ही हम लिखवाते हैं। ओके, नाउ एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं। आप देखिए, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्प्लेड है, देखिए आप क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आप देखिए, ये स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर and an eyepiece of focal length 5 centimeter. If this telescope is used to view a 100-meter high tower
3 kilometer away. Find the height of the final image when it is formed 25 centimeter away from the eyepiece. ओके, अब देखो बच्चों, ये कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसका हाइट कहाँ पर है, उसका हाइट कितना है, उसका हाइट है 100 मीटर, उसका हाइट है 100 मीटर और 3 किलोमीटर पर रखा हुआ है. देखिए क्वेश्चन में कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है. द टेलीस्कोप यूज्ड 100 मीटर हाइट 3 किलोमीटर अवे. तो यहाँ पर ये 3 किलोमीटर का मतलब 3 इंटू 10⁻3. तो यहाँ से बच्चों हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं. अल्फ़ा निकालना जरूरी है क्योंकि अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दिस 100 अपॉन 30 इंटू 100 कैंसिल आउट हो गया. 1/30 मिनट ये हो गया. 1/30 मिनट इसको हम लिखेंगे. तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/30 मिनट. ठीक है, अब हमको एम चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर. एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा. तो यहाँ पर एम की वैल्यू दिया हुआ है. ओके, एंड आई पीस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन इट इज फॉर्म 25 मीटर अवे फ्रॉम द आई पीस. आई पीस से 25 सेंटीमीटर अवे बन रहा है. ओके, ठीक है. तो देखो बच्चों, ये हमको अल्फ़ा तो मिल गया. अब यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, इसके वजह से ये जो इमेज बना ऑब्जेक्टिव के वजह से जो इमेज ए बी बना, उसका हाइट क्या होगा. टाइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, टाइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू लिखेंगे दिस हाइट एच अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है. डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर. कहाँ पर इमेज बनेगा बच्चों इसका, 150 सेंटीमीटर पर. यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज 150 पर बनता है. ये इमेज 150 पर बनेगा. तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस हाइट h अपॉन बेस 150. ये कितना है बच्चों, tan अल्फ़ा की वैल्यू 1/30 है. तो कैंसिल आउट हो गया. h कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया. ये हाइट हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया. ओके, ये हाइट आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर. अब देखो, अब मैग्नीफाइंग पावर हम निकाल सकते हैं. मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आई पीस. आई पीस के लिए मैग्नीफिकेशन कितना होता है, एम इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आई पीस इज इक्वल टू 1 + d अपॉन एफ ई. तो एम इज इक्वल टू डी के जगह पर डी कितना है, डी 25 सेंटीमीटर और एफ ई फोकल लेंथ दिया हुआ है आई पीस का. देखिए कितना दिया हुआ है आई पीस का फोकल लेंथ, 5 सेंटीमीटर शायद दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है. ओके, 5. तो कैंसिल आउट हो गया. तो ये 6 हो गया. मैग्नीफिकेशन इसका 6 हो गया. तो ये मैग्नीफिकेशन आपको दे दिया. आई पीस का मैग्नीफिकेशन, यहाँ पर जो आई पीस था, यहाँ पर जो भी आई पीस है, इसका मैग्नीफिकेशन आपको दिया हुआ है 6 और ये हाइट दिया हुआ है 5. तो फाइनल इमेज का हाइट कितना हो जाएगा, फाइनल इमेज एम इज इक्वल टू h2 अपॉन h1. तो एम कितना है, 6 है. h2 पूछ रहा है, h1 क्या है, ये तो 5 सेंटीमीटर आया था इतना, 5. तो h1 कितना, h2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 30 सेंटीमीटर. h2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो फाइनल इमेज बना उसकी हाइट कितनी होगी, फाइनल इमेज की हाइट हो जाएगी 30 सेंटीमीटर. ओके, तो आप कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए. ओके, थैंक यू. ओके, होमवर्क आप करिएगा.